क्या बंगाल में दीदी ममता लगाएंगी चौका या फिर भगवा ब्रिगेड को मिलेगा मौका? कांग्रेस और लेफ्ट में क्या हो पाएगा गठबंधन या फिर दोनों एकला चलो की नीति पर ही अडिग रहेंगे? पहली खबर में करेंगे विस्तार से इस पर चर्चा। वहीं दूसरी खबर आमची मुंबई से जुड़ी हुई है, जहां 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आए। वजह है वजूद की लड़ाई। रविवार को बीएमसी की जंग जीतने के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिखाएंगे विस्तार से आपको ठाकरे ब्रदर्स का शिव वचन, फ्री बिजली से जीतेंगे रण। वहीं तीसरी खबर बीएमसी से ही जुड़ी हुई है। बीएमसी की लड़ाई बुरके पर आई। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वर्ली की चुनावी रैली में हुंकार भरी और दावा किया कि मुंबई का मेयर कोई बुरके वाली नहीं, शिव भक्त मराठी ही मेयर बनेगा। इसे लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। चौथी और अंतिम खबर है बिहार से, जहां सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार अपने पुराने साथी शकुनी चौधरी से मिले और सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 90 वर्ष के हो गए हैं। नीतीश की पार्टी समता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे शकुनी चौधरी। कालांतर दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों की राह जुदा हो गई। बताएंगे क्या थी इसकी वजह। शकुनी से मिले नीतीश, खत्म हुआ आंकड़ा 36। आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में पश्चिम बंगाल का विधानसभा सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। एक तरफ 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी ने लगातार चौथी पारी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी बुआ की चौथी पारी को सुनिश्चित करने के लिए कमान अपने हाथों में ले ली है। वहीं बीजेपी ने भी ममता के गढ़ में भगवा लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी बंगाल की लड़ाई को राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय साख से जुड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला मान रही है। जो काम साल 2021 में अधूरा रह गया था, 2026 में ममता के सियासी दुर्ग को भेद कर पूरा करना चाहती है, या यूं कहें कि हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी नई यात्रा आबर जीत बे बंगला यानी बंगाल फिर जीतेगा के साथ ममता के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी की ये राज्यव्यापी यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक पदयात्रा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। आगामी अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस की मजबूती और जन समर्थन को परखने का एक प्रयास है। 38 वर्षीय अभिषेक बनर्जी आधुनिक नेतृत्व की झलक पेश करते हैं। युवा ऊर्जा और परिपक्व महत्वाकांक्षा का ऐसा मेल जो उस राज्य को फिर से संगठित करने की कोशिश करता है, जिसका इतिहास राजनीतिक उथल-पुथल और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा रहा है। कि आज से 14 साल पहले 2011 में जब हमारा सरकार पहली बार बनी थी, उस टाइम चाय बगान में काम करने वाला एक भाई का वेज होता था 67 रुपया, और बहुत लड़ाई करके, संघर्ष करके, आंदोलन करके कभी अपना वेज अगर बढ़ता था तो 2 रुपया, 3 रुपया, 2.5 रुपया ऐसे बढ़ता था। पिछले 14 साल में ये 250 रुपया हुआ है बढ़ के। अभिषेक बनर्जी की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ इस बात की गवाही है कि बंगाल में ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो है अभिषेक बनर्जी, खासकर युवाओं और मुस्लिम इलाकों में। जाहिर है, मौका देखकर अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर एक साथ सियासी वार करने से वो नहीं चूक रहे। आबर जीत बे बांग्ला, इस यात्रा के दौरान अभिषेक का एक नारा जो काफी लोकप्रिय हो रहा है, वो उनके जुझारूपन का प्रतीक है। जतोई कोरो हमला आबर जीत बे बांग्ला, यानी कि केंद्र के कितने भी हमले हो, बंगाल फिर जीतेगा। सुनिए। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिवीजन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले साल 2023 में भी अभिषेक बनर्जी ने नमो जवार यात्रा निकाली थी। अभिषेक के नेतृत्व में तृणमूल के अभियान का खाका बन गई इसी यात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बंगाल में तृणमूल की बड़ी जीत की नींव रखी, जब टीएमसी ने 29 सीटें जीती और बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दीदी के गढ़ में भगवा परचम लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बिहार जीतने के बाद बंगाल में भी सियासी शतरंज बिछानी शुरू कर दी है। यूं तो राज्य में विधानसभा का चुनाव अप्रैल में होना है, बावजूद इसके अमित शाह ने अभी से ही पश्चिम बंगाल चुनाव की कमान खुद संभाल ली है। 3 दिनों तक कोलकाता में डेरा जमाकर उन्होंने सिर्फ बंगाल के सियासी नब्ज को ही नहीं समझा, बल्कि सियासी रणनीति के साथ ममता के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को राज्य की 294 में से 2/3 सीटें जीतने का बड़ा टारगेट दिया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को घुसपैठ से लेकर सुनार बांग्ला तक 5 ऐसे गुरु मंत्र दिए हैं, जिसके इर्द गिर्द ही बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती नजर आएगी। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने बंगाल का 3 दिवसीय दौरा कर प्रचार अभियान की नींव रख दी है। जिन 6 मुख्य मुद्दों पर अमित शाह ने ध्यान केंद्रित किया है वो है बंगाल में घुसपैठ की समस्या, वंदे मातरम, जय श्री राम, सोनार बांग्ला का निर्माण, बंगाल की विरासत को फिर स्थापित करना और ममता सरकार के 15 साल का भ्रष्टाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि यही वो भावनात्मक और जमीनी मुद्दे हैं जो बंगाल की जनता को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने की ताकत रखते हैं। लिहाजा बंगाल दौरे में शाह ने सीधे सीएम ममता बनर्जी को घेरा और हुंकार भरी कि बिहार की तरह ही बंगाल में भी बीजेपी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सियासी वार पलटवार के बीच मतदाता पुनरीक्षण भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच एसआईआर को लेकर भी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। करना शुरू किए। पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल में इस कदर अपनी पराजय को अवश्यंभावी देखकर तृणमूल कांग्रेस के लोग कुंठाग्रस्त हो गए हैं। तो ये कुंठाग्रस्त और घुसपैठिया परस्त सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में कुल सीटों की संख्या है 294, बहुमत के लिए चाहिए 148। ममता बनर्जी की टीएमसी के पास विधायकों की संख्या है 223, वहीं बीजेपी विधायकों की संख्या है 65। जाहिर है बीजेपी को 2026 में सत्ता चाहिए तो कम से कम 2021 के मुकाबले 83 सीटें और जीतनी पड़ेंगी, जो आसान नहीं है। वोटों का बंटवारा हुआ या यूं कहें कि हुमायूं कबीर का दांव चला तो लाभ बीजेपी को होगा और नुकसान ममता बनर्जी को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% से ज्यादा है। बंगाल के मतदाताओं पे कितना असर पड़ेगा वो महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे भी बीजेपी पिछले 5 साल में आप कह सकते हैं कि इस चुनाव से पहले के चुनाव के दौरान उनको 2 सीटों से वो बढ़ के लगभग 75-80 पे आ गए।
तो ये बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। उस लिहाज से अगर कहें तो अगर माना जा रहा है, ये संकेत हैं कि और उनको लग भी रहा है कि हम इस बार सरकार में आएंगे। जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल के लोगों की बात है, तो कहीं ना कहीं से परिवर्तन की बात तो लोग कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी होता है तो उसका नुकसान हो सकता है ममता बनर्जी की पार्टी को हो। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी है 9 करोड़ 5 लाख, वहीं मुस्लिम आबादी है 2 करोड़ 5 लाख। विधानसभा की 100 से 120 सीटों पर मुसलमान मतदाताओं का प्रभाव है, जो प्रत्याशियों की हार जीत को तय करता है। हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कबीर ओवैसी की जोड़ी 10% मुसलमान वोट पाने में सफल रही तो ममता का खेल बिगड़ना तय है और बिहार के बाद बंगाल में भी बीजेपी का विजय पताका इस बार लहरा सकता है। तो दिल्ली और बिहार के बाद अब बारी बंगाल चुनाव की है। बीजेपी हर हाल में बंगाल में भगवा लहराना चाहती है, लेकिन बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की टीएमसी के रूप में सामने है। लिहाजा बीजेपी उतनी ही मजबूती के साथ मैदान में उतरी है। लेकिन सवाल ये कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है। तो जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अब तक असमंजस की स्थिति में है। असमंजस इस बात की कि बंगाल चुनाव में गठबंधन में ताल ठोकी जाए या फिर अकेले अपनी किस्मत आजमाई जाए। सुनिए। कांग्रेस अपना बल पर पार्टी को बनाना चाहता है। आने वाला समय में हमारा जो पार्टी का पॉलिसी होगा वो पॉलिसी का मुताबिक हम लोग आगे तैयार करेगा रास्ता क्या होगा। तो बंगाल में कांग्रेस के सामने विकल्पों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार का मानना है कि लेफ्ट अब कमजोर हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए और बीजेपी से विपक्ष का दर्जा छीनने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इस पर कांग्रेस के अंदर ही विरोधाभास है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी मानते हैं कि लेफ्ट भले कमजोर है, लेकिन उसके पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अरे वो तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी तो अकेला ही चलता है। जरूरत पड़ता है, सिचुएशन बनता है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है पॉलिटिक्स में, तब देखा जाएगा। बंगाल को लेकर पार्टी की इस दुविधा के बीच आला कमान बंगाल के सभी नेताओं से राय ले रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है। चुनावी साल में इस तरह की रणनीति देरी कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। तो मेरा ख्याल उस पर चर्चा चल रही है कि अब इस बंगाल के अंदर हमारी क्या रणनीति होगी। और ये बात सही है कि वहाँ हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है पहले के बनिस्बत, और तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर चर्चा कर रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है और कांग्रेस अभी भी अलायंस को लेकर कंफ्यूज है। पार्टी के पास 3 ऑप्शन है, या तो लेफ्ट के साथ जाए, टीएमसी के साथ जाए, या बंगाल का चुनाव एकला चलो वाली नीति पे लड़े। फिलहाल संशय बना हुआ है, पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। हालांकि बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव का प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन हर बार की तरह, हर राज्य की तरह कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है। कुछ नेता भले ही इसे और इशारा कर रहे हैं कि पार्टी हो सकता है कि बंगाल में एकला चलो वाली नीति पे चुनाव लड़े, लेकिन वहां संगठन कमजोर है। ये मुद्दा भी एक बड़ा बना हुआ है और पार्टी के खुद के नेता ही इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसे में ये देरी कहीं बीजेपी और टीएमसी को फायदा ना पहुंचा दे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।